से इसमें बता दूं, अगर आप 14 साल से लेकर के और 21 साल तक के स्टूडेंट हैं या आप एक पिता हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस चीज़ को समझें और अपने बच्चों को सिखाएं कि वाकई में इसमें मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि नहीं आपको इसको बहुत ज़्यादा शेयर करना है या बहुत ज़्यादा ये करना है, लेकिन आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए इसको जरूर देखें और पूरा देखें। जो अब मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन के अगले एपिसोड में। आप इससे पहले आपने दो जो हमारे वीडियो थे उसमें आपने देखा कि एक तो फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर किड्स, जिसमें हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और इसके 2 पार्ट अभी तक निकल चुके हैं। पहले पार्ट में हमने बताया था कि अब हमको फाइनेंशियल एजुकेशन किस स्तर से सीखनी चाहिए और क्यों सीखनी चाहिए, पहला। दूसरा, हमने फिर उसमें तरीका बताया था कि हमें क्या क्या करना चाहिए और कहाँ से पैसे को सेल्फ जनरेट कर सकते हैं, किन किन तरीकों से बच्चे अपने लिए पैसे को सेल्फ जनरेट कर सकते हैं। इस फाइनेंशियल एजुकेशन की आगे की जर्नी में हम आपको बताएंगे कि जब आप ये इस तरीके का एक डिसिप्लिन है, ये न सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन हमको आगे बढ़ने में मदद करती है बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करती है। ये कैसे होगा ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। इसके लिए आज हम शुरुआत करते हैं IU चार्ट से। इसको आपको एक बार बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि ये चार्ट किस तरीके से काम करता है और हमें अपने जीवन में इस फाइनेंशियल एजुकेशन को या अपने जीवन में इस तरीके को कैसे इस चार्ट को फॉलो करना है और अपने जीवन में किस तरीके से लागू करना है। आप एक बार के लिए समझिए IU चार्ट को। आई का मतलब होता है इम्पोर्टेंट और यू का मतलब है अर्जेंट। हमने ये 2 शब्द लिए हैं, आई और यू। अब आप समझिए, कई काम ऐसे होते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए न तो इम्पोर्टेंट है नॉट अर्जेंट, ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। जैसे कई बच्चे हैं जो अपना क्या करते हैं, वीडियो देख करके, फोन पे वीडियो देख करके, कोई गलत खेल खेल करके, पत्ते ताश, गांव में गिल्ली डंडा, जाने क्या क्या खेल करके अपना समय बर्बाद करते हैं, जो कि उनके जीवन में बिल्कुल भी न तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। दूसरा, नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। कई काम हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। कई ऐसे कामों की लिस्ट बनाइए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी आगे के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वो अर्जेंट है, अभी के अभी हमें करने हैं। तीसरा है हमारा इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे कि योग करना, व्यायाम करना, है ना, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, किताबें पढ़ना। अर्जेंट में नहीं पढ़नी है, वो अलग विषय है, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको पढ़ना है, नॉलेज बढ़ानी है, नॉलेज कंज्यूम करनी है। चौथा है हमारा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। कई काम ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी और अर्जेंट भी है। जैसे हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमें पढ़ना ही पढ़ना है, इम्पोर्टेंट भी और हमारे लिए अर्जेंट भी है क्योंकि हमें उसको क्वालिफाई करना है। तो हमें ऐसे कामों की लिस्ट बनानी चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो और अर्जेंट हो। पहले हम ये देखेंगे कि हमें वैसे काम कौन से जो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम उन कामों की लिस्ट बनाएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं। टीवी देखना, फोन चलाना, फिजूल की बातें करना, गपशप लड़ाना, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। इनसे हमें दूर रहना चाहिए और इस समय को हमें डिवाइड करना है किसके साथ, अपने टाइमिंग के साथ, एजुकेशन की टाइमिंग के साथ। दूसरा है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। कई काम ऐसे होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होंगे, जैसे कि मान लीजिए पानी भरना है, घर का काम करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट में करना है। ये सारा काम खत्म करके तभी तो हम दूसरा काम कर रहे। कई काम ऐसे होते हैं जो हमें वो काम पहले खत्म करने होते हैं जब हम किसी दूसरे काम पर जा सकते हैं, तो वो हमारे लिए कैसे हैं, अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा है इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। कई काम ऐसे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे पढ़ाई करनी है, स्कूल से आप गए, पढ़ाई करनी है, महत्वपूर्ण है लेकिन क्या है, अर्जेंट नहीं, अभी नहीं करनी है, ठीक है 2 घंटे बाद कर लो, 4 घंटे बाद कर लो, नाइट में कर लो, सुबह 4 बजे खड़े हो जाओ तब कर लो। चौथा है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। ये तो आप समझ ही गए, हमें इन कामों पे फोकस करना है, इस पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरणा देंगे और हमारे आगे जीवन में बढ़ने के लिए हमें बहुत ही आवश्यक होंगे। तो आप लोग हमें ये कमेंट में बता सकते हैं कि हमने सर ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और अर्जेंट भी है, उनकी आप एक हमें कमेंट में लिख करके बताएंगे कि ये काम सर इंपॉर्टेंट में आते हैं और अर्जेंट में भी आते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते थे कि कोई भी चीज़ है सीखने के लिए, अगर हम आज ये सोच लें कि हमें कोई चीज़ आज से मिल जाए सीखने के लिए, वो नहीं पॉसिबल है। आपने देखा होगा जब सर्दी पड़ती है तो कोहरा होता है, घना, क्या होता है, घना कोहरा होता है। जब यहाँ से लेकर के और 5 या 10 मीटर की दूरी पे भी नहीं कोई कुछ चीज दिखती है, होता है ना ऐसा। अगर हम उस कोहरे को देख करके वहीं खड़े रहें और ये सोचने लगे
कि जब ये कोहरा हटेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, जब ये कोहरा हटेगा तब हम आगे जाएंगे, तो क्या हम कभी जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन है, हमें आगे की सीखने के लिए वहाँ तक जाना होगा। जब वहाँ तक जाएंगे तो हमें आगे का रास्ता फिर अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। होता है ना कोहरे में, जब हम और आगे गए तो हमें आगे का फिर दिखने लगेगा, हम और आगे गए तो हम आगे का फिर दिखने लगेगा। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइफ है हमारी, जो हमारी एजुकेशन है, वो एक फॉग की तरह है। किसकी तरह है? फॉग की तरह है। हमें आगे चलना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और आगे का देख सकें। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी के साथ हम चलते हैं आपको कि फिजूल खर्ची से बचना है। सबसे पहला काम है फिजूल खर्ची से बिल्कुल बचना है हमको। देखिए, अगर आप इस स्टेज पे, जो अर्ली स्टेज है आपकी, ये छात्र जीवन है, या आप, मैं एक बार फिर से इसमें बता दूं, अगर आप 14 साल से लेकर के और 21 साल तक के स्टूडेंट हैं, या आप एक पिता हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस चीज़ को समझें और अपने बच्चों को सिखाएं कि वाकई में इसमें मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि नहीं आपको इसको बहुत ज़्यादा शेयर करना है या बहुत ज़्यादा ये करना है, लेकिन आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए इसको जरूर देखें और पूरा देखें। जो अब मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने देखा होगा कि फिजूल खर्ची से बचना। कई बच्चे होते हैं बहुत तरीके की फिजूल खर्ची करते हैं। अगर अर्ली स्टेज में आप अभी कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो आज के समय में 1 रुपये बचाने का मतलब हो गया आपके लिए 1 रुपया कमाना। अगर आपने 10 रुपये बचाए हैं तो ये आपने 10 रुपये कमाए हैं। अर्ली स्टेज में यही फॉर्मूला काम करता है। अगर आप फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, अगर आपने जो भी पैसा बचाया है वो आपकी कमाई में जोड़ा जाता है कि आपने उसको कमाया है, आपके अंदर इतनी समझ है कि आप उसको कमा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आगे है हमारा कि अब हमें ये पता है कि हमें फिजूल खर्ची से बचना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको खरीदनी है, जो जरूरत की है ना। तो उनको हमने 2 चीज़ों में बांटा है, एक होता है लायबिलिटी और एक होता है एसेट्स। क्या होता है? लायबिलिटी और एसेट्स। लायबिलिटी वो चीज़ होती हैं जिनको हम पैसा खर्च करते हैं, जिससे हमारी जेब से पैसा चला जाता है और वो हमारे लिए खर्च हो जाता है। ठीक है ना, जैसे आपने मोबाइल लिया, लायबिलिटी हो गई। समय के साथ में जिस समय के साथ, समय गुजरने के साथ जिस चीज़ में, जिसकी पैसे की वैल्यू कम हो जाए, जिस चीज़ की वैल्यू कम हो जाए वो लायबिलिटी में आती है, और जिसकी समय के साथ वैल्यू बढ़ जाए वो एसेट्स होता है। आपने मोबाइल खरीदा, क्या है वो? लायबिलिटी है। हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। टीवी खरीदा, लायबिलिटी है, बचना चाहिए हमको। ऐशो आराम की चीज़ें जितनी भी खरीदते हैं हम, लायबिलिटी है। हमें अर्ली स्टेज में या कम से कम 30 साल की उम्र तक इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और वो उस पैसे को हमें किस में लगाना चाहिए? एसेट्स में। आप एक बात को समझिए, जैसे किसी व्यक्ति ने गाड़ी ली है, क्या लिया है? गाड़ी। अगर गाड़ी अपने शौक के लिए ली है उसने, आप अंतर समझिए, लायबिलिटी और एसेट्स में अंतर समझिए। अगर वो गाड़ी उसने अपने शौक के लिए ली है, चलाने के लिए, घूमने के लिए ली है, अपनी फैमिली के लिए, तो वो उसकी लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। अगर उसने वही गाड़ी किसके लिए ली है? कैब पे लगाने के लिए, टैक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। किसके रूप में इस्तेमाल कर रहा है? टैक्सी के रूप में। वो गाड़ी उसको रोज 100, 1000, 500 दे रही है ना, तो वो क्या है? एसेट्स है। ऐसे ही करके मोबाइल है जो आपका, अगर आप उसमें वीडियो, फिल्म वगैरह देखने के लिए खरीदा है तो वो आपका क्या है? लायबिलिटी है। अगर आप उससे कुछ काम कर रहे हैं, कई लोग मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, जैसे लैपटॉप्स के माध्यम से लैपटॉप खरीदते हैं, फिल्म देखने के लिए खरीद रहे हैं, तो वो क्या है? एसेट्स से फिजूल खर्ची है। और अगर उसके माध्यम से आप फोटोशॉप की दुकान चला रहे हैं, या फिर आप उससे कोई मेल कर रहे हैं, या स्कूल का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है? वो एसेट्स है। समझ गए आप? तो हमें क्या चीजें खरीदनी चाहिए और क्या नहीं खरीदनी चाहिए? हमें लायबिलिटी नहीं खरीदनी चाहिए और एसेट्स खरीदनी चाहिए। ठीक है ना। उसमें भी आता है, एक होता है वांट। क्या होता है? वांट। ध्यान से समझना, ये फाइनेंशियल एजुकेशन के फंडामेंटल रूल्स में चल रहे हैं अभी अपन। जब तक ये चीजें नहीं क्लियर होंगी तब तक आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। वांट, और उसके बाद है नीड। क्या? नीड। अब देखिए, कई चीजें हम इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि सब खरीद रहे हैं। कई चीजें हम किसी लिए खरीदते हैं क्योंकि सब खरीद रहे हैं। हमारा पड़ोसी खरीद के लाया है स्प्लेंडर, हम भी खरीद रहे हैं। हमारा पड़ोसी कार खरीद के लाया, हम भी खरीद रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी और हमारे में किस चीज का अंतर है, ये नहीं देख रहे हैं बस। तो वो क्या है? वांट। जिन चीजों को हम चाहते हैं वो किस में आती हैं? वांट में। और एक होती है नीड। नीड आदमी की क्या है? रोटी खरीदना है, मेहनत करनी है। कपड़ा खरीदना है, मेहनत करनी है। मकान खरीदना है, मेहनत करनी है। एजुकेशन, स्वास्थ्य,
है ना। बीमा है, इंश्योरेंस बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये खरीदने हैं, ये तो खरीदने। एजुकेशन है, एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन में पैसा खर्च नहीं किया जाता है। जो लोग ये समझते हैं कि एजुकेशन में हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो गलत समझ रहे हैं। एजुकेशन में पैसा क्या होता है? इन्वेस्ट, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी तक दुनिया में बना नहीं। आप जितना इन्वेस्टमेंट कर लेंगे इस सेक्टर में, एजुकेशन के में, वो आपको बहुत बड़ा आउटपुट देगा, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो पहले तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एजुकेशन में क्या होता है, पैसा खर्च होता है। पैसा खर्च नहीं होता है एजुकेशन में, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट चलता है। ठीक है ना। तो आप समझिएगा नीड और वांट। हमको वांट नहीं करना है, वो चीजें नहीं खरीदनी है जो हमारे वांट में है, समझ रहे हैं ना। जिनको हम चाहते हैं वो चीज नहीं खरीदनी है। हमें क्या चीज खरीदनी है? नीड। कम से कम 30 साल तक, कम से कम 30 साल तक। जैसे ही आप में ये बचत वाली आदत डेवलप हो जाएगी, किसकी? जैसे ही आप लोगों में ये बचत करने की आदत, हैबिट डेवलप हो जाएगी, उसके बाद देखना आपको इसका कितना बड़ा आउटपुट मिलेगा। आपने आज के जो आपने 100 या 500 करके जो भी रुपए बचाए हैं, ठीक है ना, जो भी रुपए बचा है वो आपको आगे वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। क्या देंगे? बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे कि जो पैसे, जैसे आपने कभी 1000 2000 रुपए जो बचा लिए हैं, उनको आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आगे के वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपको ये चीज़ बहुत समझना, बहुत चीज़ जरूरी है कि हमें पहले तो क्या करना है, बॉन्ड नहीं खरीदने हैं। क्या खरीदने हैं? नीड खरीदने हैं। क्या खरीदने हैं? नीड खरीदने हैं। अब एक बात बताइए कि इस बात की क्या गारंटी है कि सर जो आप बताओगे उसका पैसा हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या उससे हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन मजबूत हो जाएगी और हमें कुछ आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? एक उदाहरण के रूप में समझिए आप। क्या हुआ था, अभी आपने टमाटर का देखा होगा। टमाटर अभी 250 रुपये किलो पहुंच गया था, 250 रुपये 300 रुपये किलो पहुंच गया था। यानी कि जो किसान की लागत थी उसका शायद, उसको टमाटर की लागत का शायद मेरी समझ से 30 गुना प्रॉफिट मिल रहा था उस समय। 30 या 40 गुना प्रॉफिट ले रहा था किसान यहाँ का, अपने लोकल का, गाँव का। ठीक है ना। एक समय ऐसा आता है कि वही टमाटर फेंक दिया जाता है। फेंक जाता है। क्यों फेंक जाता है? और जब उस समय भी उसकी लागत लगती है तब भी फेंक जाता है। तो सही वैल्यू क्या है? सही वैल्यू ये है कि जो काम आपने प्रोड्यूस किया है, जो चीज आपने उत्पादित की है, उसका लागत काट करके, क्या लागत, जो आपका पैसा लगा है उसको निकाल करके, और उसमें से कम 5% आपको बचत होने के बाद उस चीज की रेट डिसाइड होनी चाहिए। किसी चीज में आपके 10 रुपए खर्च हुए, 10 रुपए 1 किलो पे खर्च हुए, कितने में? 10 रुपए आपकी लागत के खर्च हुए, तो वो चीज कम से कम 15 रुपए में बिकनी ही चाहिए। और इस बात को गवर्नमेंट भी कहती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि ऐसा करने से अच्छी अर्थव्यवस्था की निशानी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से खुद 6% महंगाई दर का नियम है। आप चाइना को उदाहरण समझ सकते हैं। चाइना में अभी क्या हुआ था पिछले दिनों, तो वहां पे आप खुद सोच करके बताना, वहां पे क्या हुआ था, कोई चीज उत्पादित हो रही है, 100 रुपए में, कितने में उत्पादित, कितने में हो रही है? 100 रुपए में। ठीक है ना। 100 रुपए में उत्पादित हो रही है। वहां की गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी कर दी कि भाई महंगाई से राहत देनी है जनता को। किसको? जनता को राहत देनी है। तो वो 90 रुपए में आ गई। कहाँ पे? मार्केट में। जनता को तो राहत मिल गई। किसको? जनता को, पब्लिक को तो राहत मिल गई, लेकिन जिसने पैदा किया उसको राहत मिली? अब वो दोबारा से करेगा इसको? आप बताइए। अभी आपसे ही कोई चीज आप ही का खर्चा 10 रुपए का आ रहा है और गवर्नमेंट कह दे नहीं उसको 8 में ही बेचना है, तो आप दोबारा से पैदा करोगे? करोगे क्या? नहीं करोगे। नहीं करोगे ना। वो कम से कम 10 चीज का खर्चा तो 15 में जानी चाहिए। अच्छी अर्थव्यवस्था की निशानी है। तो इसीलिए जिस चीज में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 6% की दर से, मैं गारंटी ले रहा हूँ, 6% की दर से आपका पैसा बढ़ना ही बढ़ना है। ये गवर्नमेंट का भी नियम है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छी अर्थव्यवस्था की ये पहली निशानी है। जिस देश में महंगाई दर, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कहती है भाई इससे कम हम कर नहीं सकते, क्योंकि 2-4 लोगों को फायदा कराने के, या जनता को, मान ली जनता को फायदा कराने के लिए बहुत से बड़े जो उद्योग धंधे लगे हुए, उनको चौपट नहीं कर सकती ना गवर्नमेंट। चौपट कर सकती है क्या? कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। और फिर जब आदमी काम करना बंद ही कर देगा, प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, तो फिर क्या होगा? देश में क्या फैल जाएगी? बेरोजगारी फैल जाएगी, नहीं फैल जाएगी? अरे जब कोई किसी फैक्ट्री में माल 100 रुपए का बन रहा था, 90 रुपए में बिकने लगा, तो फैक्ट्री वाला क्या कर देगा? बंद कर देगा ना। उसके पास फालतू थोड़ी है पैसा। अब आप समझे क्यों कह रहा था कि आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
वो पैसा आपका इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो गवर्नमेंट के यहाँ नियम है कि वो 5% 6% का ईयरली रिटर्न तो देना ही देना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो आपका, आप एक चीज को और समझ लीजिए, अगर आपने कोई भी चीज की है उसके बारे में पहले आप स्टडी कीजिए। स्टडी कर रहे हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप जो इसके एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जो आपका नेटवर्क होगा, जो आपका नेटवर्क होगा वही आपकी नेटवर्थ बनेगी आगे जा करके। तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दो, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो। क्योंकि जो आपका आज नेटवर्क है वही आपकी आज नेटवर्थ होगी, जो आपका कल नेटवर्क होगा वो आपकी परसों नेटवर्थ बनेगी। उदाहरण के रूप में समझिए आप इसको, कि मैं इसको कैसे कह रहा हूँ। आप क्लास में पढ़ते हैं, अपने आप देख लेना, जिन 5 बच्चों के साथ, जिन 5 बच्चों के साथ आप अपनी पढ़ाई लिखाई शेयर करते हैं, क्या करते हैं, जिन 5 बच्चों के साथ आप अपनी पढ़ाई लिखाई शेयर करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का जो एवरेज है वो आपका एवरेज है। अगर वो बच्चे क्लास में टॉपर हैं तो आप भी टॉपर हो। ये मैं कह नहीं रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आप देख लेना कि आपकी सीट पे कौन कौन बैठा है। अगर वो टॉपर है डेफिनेटली आप टॉपर हो, और अगर वो टॉपर नहीं है डेफिनेटली आप भी लूजर हो। क्योंकि ये आपने खुद चुना है, अपना नेटवर्क आपने क्या चुना है, खुद चुना है। ये हम नहीं कह रहे। आप सुबह देख लेना, किसी और क्लास में जाकर के देख लेना, जो बच्चा जहां बैठा है वो आपको तुरंत पता लग जाएगा। और आप तुरंत बता दोगे, एक बच्चे को खड़ा करके बता दोगे कि इसका लेवल एवरेज है, तो बाकी के जो 5 हैं उनका लेवल भी एवरेज ही होगा। आप 5 होशियार बच्चों के साथ बैठोगे, आप 6वें हो जाओगे होशियार। 5 होशियार बच्चों की संगत करोगे, 6वें होशियार आप ही होगे। आप समझ रहे? कोई बच्चा है जिसकी मान लीजिए अच्छी हेल्थ है, 4 बच्चे अच्छी हेल्थ वाले हैं, 5वें आप हो जाओगे ऑटोमेटिक। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है।